बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो आज का ये जो लेक्चर है ना, इसमें हमारे पास स्पेसिफिकली फिजिक्स के वो क्वेश्चन हैं जो भी रिसेंट टाइम्स में वेरिया के पास पेपर्स में रिपीट हुए हुए हैं। इसका आपको फायदा ये होगा कि जो अब आप अपने 2026 के एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो मोस्ट रिसेंट रिपीटेड क्वेश्चन से एक तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि जो फिजिक्स का पोर्शन है उसमें बैरिया के टेस्ट में, बैरिया के सीबीटी टेस्ट के अंदर क्या डिफिकल्टी लेवल होता है। प्लस सेकेंडली आपको कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, तो क्योंकि इट्स अ सीबीटी टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, हर स्टूडेंट का रैंडमली एक पूल ऑफ क्वेश्चन में से क्वेश्चन जनरेट हो गए उसके पेपर के अंदर जो है वो इंक्लूड होते हैं। लेकिन स्टिल चांसेस होते हैं कि समटाइम रिपीटेड क्वेश्चन एज इट इज आ जाए। अगर एज इट इज रिपीटेड क्वेश्चन नहीं भी आते तो एक तो आपको टेस्ट की डिफिकल्टी का अंदाजा हो जाएगा, प्लस आपको आइडिया हो जाएगा कि किन कॉन्सेप्ट्स को जो है वो ज़्यादा पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, डॉपलर इफेक्ट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन। ये फॉल 2025 के टेस्ट में आया हुआ था। तो डॉपलर इफेक्ट जो है ना वो कब एप्लीकेबल होता है? व्हेन द सोर्स इज स्टेशनरी। नहीं, लाजमी नहीं है। सोर्स जो है ना वो हो सकता है स्टेशनरी हो, ऑब्जर्वर मूव कर रहा हो, तब भी उन दोनों के बीच में डॉपलर इफेक्ट को जो है वो ऑब्जर्व किया जा सकता है। द मीडियम मूव्स, देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर। तो बेसिकली हम ये देख रहे होते हैं कि या सोर्स मूव कर रहा है या ऑब्जर्वर मूव कर रहा है या दोनों मूव कर रहे हैं या दोनों में से कोई एक मूव कर रहा है और एक स्टेशनरी है। तो हम जो डॉपलर इफेक्ट है या डॉपलर शिफ्ट है, जो चेंज हमें फील होता है इन द फ्रीक्वेंसी एंड द स्पीड ऑफ द वेव, ये जो फिनोमेना है, ये जो इफेक्ट है, ये डॉपलर इफेक्ट कहलाता है। और डॉपलर इफेक्ट के बहुत सारे यूजेस हैं। जो रडार है, रडार वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डॉपलर इफेक्ट। तो रडार जो है वो डॉपलर इफेक्ट के प्रिंसिपल के ऊपर ही वर्क कर रहा होता है। साउंड वेव्स आर ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल और मैकेनिकल वेव्स आर दे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, आर दे बोथ बी, बोथ ऑप्शन डी में बोथ ए एंड सी। अच्छा देखें, जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं, पहले इसका कॉन्सेप्ट का ओवरव्यू क्विकली कर लेते हैं। मैकेनिकल वेव्स वो होती हैं कि जिनको अपने गुजरने के लिए मीडियम चाहिए होता है, जो विदाउट मीडियम जो है ना कहीं से पास ऑन नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल साउंड वेव्स हैं, या एक वेव जो एक वाटर के अंदर जनरेट हुई है, एक वाटर के अंदर आपने पेबल फेंका और उसमें वेव्स बनी है, तो ये सारी की सारी मैकेनिकल वेव्स कहलाती हैं। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उन वेव्स को कहते हैं कि जिनके अंदर आपके पास क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर देर इज नो मीडियम। तो देर इज नो मीडियम इन इट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है ना, इनको कोई भी मीडियम रिक्वायर नहीं होता। तो विदाउट मीडियम जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो पास ऑन हो सकते हैं। जैसे लाइट वेव्स हैं, सन से लाइट आ रही है, ठीक है, और जो है वो पास ऑन होके आ जाते हैं, विदाउट एनी मीडियम भी वो पास ऑन कर जाते हैं। तो ये वेव्स जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाती हैं। रेडियो वेव्स होगी, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए जो वेव्स यूज हो रही हैं, तो ये सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। अब कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल का क्या कॉन्सेप्ट है। लॉन्गिट्यूडनल का कॉन्सेप्ट ये होता है कि वेव्स जो होती हैं वो मीडियम के पैरेलल वाइब्रेट करती हैं। वेव्स जो है ना मीडियम के पैरेलल वाइब्रेट करती हैं। ट्रांसवर्स वेव्स वो होती हैं कि जो कि मीडियम के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करती हैं। मीडियम के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करती हैं, परपेंडिकुलर वाइब्रेट करती हैं। तो वो वेव्स जो कि मीडियम के क्या करती हैं, ये वेव्स जो है वो मीडियम के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करती हैं, तो उनको वेव्स को हम ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल में वेव्स जो है वो पैरेलल टू द मीडियम होती हैं, और मैकेनिकल के उनको मीडियम चाहिए। तो जो साउंड वेव्स होती हैं, तो वो लॉन्गिट्यूडनल होती हैं कि वेव्स दे मूव पैरेलल टू द मीडियम, प्लस वो मैकेनिकल वेव्स होती हैं, उनको मीडियम भी चाहिए होता है गुजरने के लिए। तो ओनली ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। व्हेन द एरिया ऑफ कैपेसिटर, व्हेन द एरिया ऑफ कैपेसिटर ऑफ प्लेट्स इज इंक्रीज द कैपेसिटेंस इज। अच्छा, कैपेसिटेंस जो होती है ना कैपेसिटर की, वो इन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाय डी के ऊपर, वेयर ए इज द एरिया ऑफ द प्लेट्स। ए जो है ना वो एरिया ऑफ प्लेट्स है, ठीक है। ये परमिटिविटी एब्सोल्यूट और रिलेटिव, और डी जो है ना वो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो डिस्टेंस की वैल्यू, क्योंकि न्यूमरेटर में पड़ी हुई है, तो डिस्टेंस को जब आप इंक्रीज करोगे, डिस्टेंस को जब आप इंक्रीज करोगे तो ओवरऑल कैपेसिटेंस जो है ना वो डिक्रीज कर जाएगी। हाँ, एरिया जो है क्योंकि ऊपर पड़ा हुआ है, अगर आप एरिया को इंक्रीज करेंगे तो आपकी कैपेसिटेंस भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर देगी। तो व्हेन द एरिया ऑफ अ कैपेसिटर of the when the area of capacitor when the area of the plates of the capacitor is increased, the capacitance increases। तो कैपेसिटेंस जो है ना वो इस वजह से क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टेट्स दैट, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है वो ये कहता है कि जो हीट है, ठीक है, वो सम होती है किसका, इंटरनल एनर्जी का, ठीक है, इंटरनल एनर्जी का यानी आई का, प्लस जो वर्क डन ऑन द सिस्टम है इसका। तो
अमाउंट ऑफ हीट क्यू जो है वो इसके इक्वल होती है। अगर आप सिस्टम के ऊपर वर्क करेंगे, व्हेन द वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, तो उसकी जो एनर्जी है वो इंक्रीज करेगी। व्हेन द सिस्टम डज द वर्क, यानी व्हेन द वर्क इज डन बाय द सिस्टम, तो उस केस में आपकी जो एनर्जी है वो डिक्रीज करेगी। तो हीट इज इक्वल टू वर्क प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है ना, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है ना वो एक्सटेंशन है किसकी? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की एक्सटेंशन है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये किसकी एक्सटेंशन है? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की एक्सटेंशन है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट ओनली चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर फॉर्म। कि जब आपने वर्क किया है तो एनर्जी डिक्रीज होगी है, दूसरे फॉर्म में चलेगी है। जब वर्क आप सिस्टम के ऊपर हुआ है तो उसकी जो है वो हीट एनर्जी या उसकी टोटल जो एनर्जी है वो क्या हो गई है? वो इंक्रीज हो गई है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की ये एक्सटेंशन है। प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ टू डायमेंशनल मोशन। ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन के हवाले से ये भी रिसेंट क्वेश्चन आया हुआ था कि जी प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ना वो कौन सा मोशन है? तो प्रोजेक्टाइल मोशन आपने याद रखना है कि जो है ना ये टू डायमेंशनल मोशन है। अच्छा, प्रोजेक्टाइल के हवाले से ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि इसके रेंज के फार्मूला देख लो। ठीक है। इसके अलावा आपने इसके टाइम के फार्मूलाज को भी देख लेना है। और एक बात ये याद रखनी है कि स्पेसिफिकली जो बेरिया के पास पेपर्स में थी कि जो रेंज है ना वो किस एंगल के ऊपर मैक्सिमम होती है। तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो रेंज है वो 45 डिग्रीज के एंगल के ऊपर जो है वो मैक्सिमम होती है। तो द रेंज इज मैक्सिमम एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज। तो 45 डिग्रीज के एंगल के ऊपर रेंज जो है ना वो मैक्सिमम होती है। रेंज की जो वैल्यू है डैट इज, रेंज का जो फॉर्मूला डैट इज वी आई स्केयर साइन टू थीटा डिवाइडेड बाय जी होता है। तो जब एंगल 45 डिग्रीज हो जाएगा, थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा? 45 डिग्रीज हो जाएगा। तो मैं इसको अब राइट डाउन कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा वी स्केयर बाई जी साइन ऑफ टू थीटा। थीटा 45 है तो 2 इंटू 45 करेंगे साइन 90 हो जाएगा। साइन 90 वन आ जाएगा। वी स्केयर बाई जी इंटू वन करेंगे तो वी स्केयर बाई जी आ जाएगा। तो इसके ऊपर जो है ना वो रेंज जो है वो आपकी आपकी जो रेंज है वो क्या होती है? वो आपकी मैक्सिमम होती है। ठीक है जी। तो ये आपने याद रख लेना है कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो टू डायमेंशनल मोशन है और रेंज जो है वो मैक्सिमम आ रही है आपके पास 45 डिग्री के एंगल के ऊपर। ठीक है। इसके अलावा आपने इसके टाइम का फार्मूला मैंने आपको बता दिया। वो आपने देख लेना है। रेंज का फार्मूला तो मैंने आपको को बता दिया है। ठीक है। अच्छा, अब हाइट जो है ना प्रोजेक्टाइल की वो किस एंगल के ऊपर मैक्सिमम होगी ये भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। तो जो हाइट है वो प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट जो है ना वो कब अचीव करेगा? तो एक बात ये याद रखना है कि जैसे आप हाइट इंक्रीज करते हैं तो रेंज होती है ना वो प्रोजेक्टाइल की, वो रेंज जो है वो प्रोजेक्टाइल की क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हाइट जब अचीव होगी, ठीक है, तो वो वाई एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा कवर करेगा। ठीक है। जबकि एक्स एक्सिस का डिस्टेंस जो है, जो उसकी रेंज है, वो जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो इट्स अ टू डायमेंशनल मोशन। तो इस टू डायमेंशनल मोशन के अंदर जो आपकी जैसे जैसे हाइट इंक्रीज करेगी तो हाइट के इंक्रीज करने से क्या होता जाएगा कि आपका रेंज जो है वो मिनिमम हो जाएगा। तो जो एंगल्स आपके पास वहां पर गिवन होंगे वो आपने देख लेने हैं। नंबर 6 है द लेंथ ऑफ अ पेंडुलम बिकम्स 4 टाइम्स इट्स टाइम पीरियड बिकम्स। तो एक पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम है जिसकी जो लेंथ है, पेंडुलम की जो लेंथ है उसको 4 टाइम जो है ना वो इंक्रीज कर दिया गया। तो टाइम पीरियड के ऊपर जो है ना वो क्या फर्क पड़ेगा? तो टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम इज गिवन बाय टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी की वैल्यू से दिया जाता है। और जो लेंथ होती है, ठीक है, अगर पहले आपकी लेंथ एल थी और अब न्यू जो आपकी लेंथ है वो इंक्रीज हो गई, लेट से 4 एल हो गई है, तो हम देखते हैं कि टाइम पीरियड के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो टी इज इक्वल टू 2 पाई, अब एल की जगह पे लेंथ जो है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो गई है। तो ये अंडर रूट फोर का फैक्टर जो है ना वो यहाँ पर आ रहा है। तो ये जो अंडर रूट फोर का फैक्टर है, जब हम इसका अंडर रूट फोर लेंगे तो ये अंडर रूट फोर की जो वैल्यू है ये 2 बन जाएगी। तो ये आ जाएगा 2, पीछे रह जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो ये तो हमारे पास क्या है? ये हमारे पास ओरिजिनल टाइम पीरियड है। तो दिस इज आवर ओरिजिनल टाइम पीरियड, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो ये तो टी बन गया। तो नया जो टाइम पीरियड है वो ट्वाइस हो गया ऑफ द ओल्ड टाइम पीरियड। तो नया जो टाइम पीरियड है वो पुराने जो टाइम पीरियड का, जो ओल्ड टाइम पीरियड का, जो ओरिजिनल टाइम पीरियड का डबल हो गया, ट्वाइस हो गया। तो 2 टाइम जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। ग्रेविटी अगर आप इंक्रीज करोगे, ठीक है, ग्रेविटी की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो उससे टाइम पीरियड जो है ना फिर वो रिड्यूस हो जाएगा। ग्रेविटी की वैल्यू कम होगी तो टाइम पीरियड जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, पास्ट पेपर्स में ये भी क्वेश्चन था कि मैस ऑफ बॉब को चेंज किया है या मैस ऑफ पेंडुलम को चेंज किया है। तो मैस ऑफ बॉब या मैस ऑफ पेंडुलम को चेंज करने से क्या होगा?
और ये क्वेश्चन सिर्फ बैरिया में नहीं आया हुआ, बल्कि ये क्वेश्चन एनटीएस के टेस्ट के अंदर, एयर के पास पेपर्स के अंदर भी, एयर का जो सीबीटी टेस्ट होता है उसके अंदर भी कुछ स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन जब एक्सपीरियंस किया था, उस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा हुआ था कि जी मैश ऑफ पेंडुलम या मैश ऑफ बॉब को इंक्रीज करने से टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा। तो जो टाइम पीरियड है ना सिंपल पेंडुलम का, इट इज गिवन बाय टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। इसके तो फॉर्मूला में कहीं भी मैश का जिक्र ही नहीं है। सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मैश। ठीक है ना, ये मैश से क्या है, ये मैश के इंडिपेंडेंट है। तो मैश को चेंज करने से टाइम पीरियड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किस केस में, सिंपल पेंडुलम के केस में, यस। अगर आप मैश अटैच हुआ स्प्रिंग सिस्टम का केस देखते हो, जो कि टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, तो दैट इज वेयर इन दिस फॉर्मूला एम इज द मैश एंड के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। के जो है वो यहाँ पर क्या है, वो स्प्रिंग कांस्टेंट है। के स्प्रिंग कांस्टेंट है, एम जो है वो यहाँ पे मैश है। ये जो है ये इंडिपेंडेंट है जी के। तो जी की वैल्यू के इंडिपेंडेंट है। अगर आप देखो तो इसके फॉर्मूला में जी का फैक्टर जो है वो टाइम पीरियड को इफेक्ट नहीं कर रहा। ठीक हो गया जी। अच्छा, फिर इसी से रेलेवेंट एक क्वेश्चन ये था कि फ्रीक्वेंसी का यूनिट पूछा हुआ था। रिसेंट जो पास पेपर्स हैं उसका एक और क्वेश्चन ये है कि भाई फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट जो है वो हर्ट्ज है। एंड दैट इज इक्वल टू सेकंड इनवर्स। देखें टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी जो है वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है। तो 1/सेकंड आ जाएगा, वो सेकंड -1 आ जाएगा, S-1 आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, डेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करने का कहा हुआ था। ये रिसेंट एग्जाम का क्वेश्चन है। इसके अंदर उसने कहा हुआ है कि जी एक स्टोन है जिसका मैच जो है 200 ग्राम है, वॉल्यूम उसका 50 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो उसकी डेंसिटी क्या होगी। तो बहुत से स्टूडेंट जब ये क्वेश्चन आया था तो उनको कंफ्यूजन इस चीज़ का हो गया था कि भाई यूनिट जो है ना वो यहाँ पे ये तो ग्राम में है और ये क्यूबिक सेंटीमीटर में है, तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। डेंसिटी जो है ना वो मैस ओवर वॉल्यूम है, आप इसको एज इट इज रहने दें यूनिट्स को। 200 ग्राम्स के अंदर ये ग्राम्स में 200 है और ये 50 है। आप इसको डिवाइड करेंगे तो 4 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यूनिट्स को लेके घबराना नहीं है। जब दो क्वांटिटीज डिवाइड हो रही होती हैं तो उनके यूनिट्स भी डिवाइड हो रहे होते हैं। यही वजह है कि रेशोज जो होते हैं वो यूनिट लेस क्वांटिटीज होती हैं, क्योंकि रेशोज हमेशा सेम क्वांटिटीज के बीच में दी जाती हैं। मैं अगर ये कहता हूं ना कि 2 kg जो है वो राइस की रेशो मैंने ले लिया है 2 kg ऑफ लेंटल्स के साथ, लेट से, या 4 kg ऑफ लेंटल्स कर लेते हैं, तो रेशो जो मैथमेटिक्स में क्वांटिटेटिव या मैथमेटिक्स के अंदर हम देखते हैं तो उसमें कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि केजी केजी के साथ कैंसिल हो गया। सिर्फ रेशो क्या बन जाएगी इसकी, 1:2 बन जाएगी, कोई यूनिट नहीं है। तो जब भी आप क्वांटिटीज को डिवाइड कर रहे हो तो यूनिट्स एज इट इज साथ रहने देते हैं। तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं थी कि भाई ये 7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर क्यों है, पढ़ा हुआ है तो पढ़ा रहे, हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है। द ड्रैग फोर्स इज गिवन बाय, ड्रैग फोर्स होती क्या है, देखें जब भी एक बॉडी मूव करती है किसी फ्लूइड के अंदर, फ्लूइड के अंदर सिर्फ जो है ना लिक्विड्स नहीं होते बल्कि गैसेज भी होते हैं, तो वो एक अपोजिंग फोर्स एक्सपीरियंस करती है। वो जो अपोजिंग फोर्स होती है विच इज एक्सपीरियंस बाय अ बॉडी मूविंग इन अ फ्लूइड इज नोन एज ड्रैग फोर्स। तो ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/2 ρ V²। एरिया है और साथ जो है ना ये इसने उसका कांस्टेंट ले लिया। डी रो जो है वो डेंसिटी है, हर मीडियम की अपनी डेंसिटी है, हर फ्लूइड की अपनी डेंसिटी है, वी वेलोसिटी है उसकी। ठीक है, और ए जो है ना वो साइज है उस बॉडी का, जितना ज्यादा उसका एरिया होगा उतनी ज्यादा वो ड्रैग फोर्स जो है एक्सपीरियंस करेगी। एक बस की जो शेप होती है वो बॉक्सी होती है, उसका साइज ज्यादा होता है, उसका एरिया ज्यादा होता है, ये वजह है कि वो ड्रैग फोर्स ज्यादा एक्सपीरियंस करती है। एक्सपोर्ट्स कार की जो शेप होती है वो एरोडायनामिक होती है। ठीक है, और एरोडायनामिक होने की वजह से वो क्या होती है कि वो उसका एरिया भी थोड़ा सा रिड्यूस होता है, हाइट उसकी कम होती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी उसका ज़्यादा होता है, तो वो कम ड्रैग फोर्स एक्सपीरियंस करती है। तो शेप्स को यूं चेंज किया जाता है। अच्छा, अब इसी से रेलिवेंट कुछ और क्वेश्चन भी रिसेंट पास पेपर में बैरिया के रिपीटेड है, मैं पहले वो बता देता हूँ। एक क्वेश्चन ये आया हुआ था अभी रिसेंट एग्जाम्स के अंदर कि जो टाइप ऑफ मोशन जिसमें नेक्स्ट जो पार्टिकल्स हैं वो प्रीवियस पार्टिकल्स के पाथ को फॉलो करते हैं, ये जो फ्लूइड फ्लो है वो क्या कहलाता है, तो ये जो है ना लैमिनर फ्लो कहलाता है। तो ये लैमिनर फ्लो कहलाता है। लैमिनर फ्लो के अंदर क्या होगा कि भाई जो पार्टिकल्स पहले गए हैं, जो पीछे आने वाले पार्टिकल्स हैं, हम उसी पाथ को फॉलो करेंगे। लैमिनर फ्लो है, यानी लेयर्स वाइज स्ट्रेट लाइन जो है ना फ्लो हो रहा है। ट्रुबुलेंट फ्लो जो होता है, ट्रुबुलेंट फ्लो के अंदर क्या होता है कि वो टेढ़ा मेढ़ा फ्लो होता है, पार्टिकल जो है वो लेफ्ट राइट फ्लो करते हैं, रैंडमली मूव करते हैं, किसी एक पाथ को जो है ना वो फॉलो नहीं कर रहे होते। तो लैमिनर फ्लो के अंदर क्या होता है कि जो नेक्स्ट पार्टिकल्स होते हैं प्रीवियस पार्टिकल्स के पाथ को जो है फॉलो करते हैं, उसी से जो है वो दोबारा गुजरते हैं, तो वो लैमिनर फ्लो कहलाता है। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन ये था कि हमें क्या होता है कि फॉग जो पार्टिकल्स होते हैं, वाई फॉग पार्टिकल्स अपीयर सस्पेंडेड इन इन फॉग पार्टिकल्स अपीयर सस्पेंडेड इन फॉग पार्टिकल्स अपीयर सस्पेंडेड इन एयर, सस्पेंडेड इन एयर।
तो फॉग पार्टिकल्स एयर में सस्पेंडेड क्यों होते हैं? तो फॉग पार्टिकल्स एयर में सस्पेंडेड क्यों होते हैं? देखें, जब एक वाटर ड्रॉपलेट नीचे की तरफ मूव करता है तो उसका वेट तो डाउनवर्ड है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। अब अभी मैंने बताया कि जब फ्लूइड में एक पार्टिकल मूव करेगा तो वो क्या करता है कि वो ड्रैग फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो ये ड्रैग फोर्स क्या होगी? ऑपोजिट होगी। तो अगर ड्रैग फोर्स और वेट बॉडी का इक्वल हो जाएगा, इस वाटर ड्रॉपलेट का इक्वल हो जाएगा, फॉग ड्रॉपलेट का इक्वल हो जाएगा, तो हमें ऐसा लगेगा कि वो एयर के अंदर क्या हुआ है? सस्पेंड हुआ है। तो ये सारे रिसेंट एग्जाम्स के क्वेश्चन जो है ना, स्पेसिफिकली ये जो रिसेंट एग्जाम्स में आए हैं बैरिया के, एयर के और एनटीएस के, उनको मैंने ना यहाँ पे इस टॉपिक से रिलेटेड जो है वो कवर कर दिया। इसके अलावा बर्नौली इक्वेशन की स्टेटमेंट भी याद रखनी है आपने, ठीक है, इस चैप्टर में से। और बर्नौली का फॉर्मूला भी आपने याद रखना है, ऑन एंड ऑफ जो है वो पूछा जाता रहा है। डायमेंशनल फार्मूला पूछा हुआ है प्रेशर का। प्रेशर का हमने डायमेंशनल फार्मूला बताना है, तो प्रेशर का फार्मूला क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। फोर्स ओवर एरिया होता है, फोर्स ओवर एरिया होता है। अब फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? वो होती है एम एल टी माइनस टू। कैसे? देखें, फोर्स आती है मैस इनटू एक्सेलरेशन करके, तो मैस की डायमेंशन हो जाएगी कैपिटल एम। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर यूनिट है लेंथ का, तो वो एल आ जाएगा, साथ में टी माइनस टू आ जाएगा, एम एल टी माइनस टू। तो एक एक टिप मेरी आप लाजमी याद रखें, आप सब लोग, कि आप किसी भी इंटरेस्ट टेस्ट में पेयर हो रहे हैं और वहां पे फिजिक्स का पोर्शन है, तो तीन जो बेसिक डायमेंशन है ना, मैथ्स की एम, लेंथ की एल, टाइम की टी, इनके अलावा जो है ना आप एटलीस्ट फोर्स की डायमेंशन को भी याद रखो। फोर्स के डायमेंशन को याद रखने से आपको एडवांटेज क्या होगा? फोर्स के डायमेंशन को याद रखने से आपको जो फायदा होगा वो ये होगा कि आप जो है ना, आप जो है वो क्विकली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकोगे। तो यहाँ पे फोर्स की डायमेंशन आ जाएगी एम एल टी माइनस टू। वैसे तो मैंने निकाल के भी बता दिया आपको। एरिया का यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर होता है या मीटर स्क्वायर होता है। तो सेंटीमीटर या मीटर लेंथ के यूनिट्स हैं तो वो एल स्क्वायर हो जाएगा। तो कैंसिल कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, एल स्क्वायर के साथ एल कैंसिल हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू। सो एम एल माइनस वन टी माइनस टू आ जाएगा। तो ये डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा हमारे पास किसका? प्रेशर का। रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क इक्वल टू द रेडियस। देखिए, रेडियन जो है ना, मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी बताया हुआ है कि एक टू डायमेंशनल एंगल होता है, प्लेनर एंगल होता है। तो एक सर्कल के दो रेडियाई के बीच में जो एंगल बनेगा, ये सर्कल का रेडियस है, लेट्स से ये सर्कल का सेंटर है, और ये इसका क्या है हमारे पास? ये भी रेडियस आर है, ये भी रेडियस आर है। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा कब? जब ये जो आर्क लेंथ है ये भी रेडियस आर के इक्वल होगी। ठीक है जी। तो ये क्या कहलाएगी? ये जो है ना ये रेडियन कहलाएगा। तो ये क्या कहलाएगा? रेडियन कहलाएगा। तो रेडियस के इक्वल होना चाहिए किसको? इस आर्क लेंथ को। द ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, द ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेरेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मोटर्स भी और जनरेटर्स भी, दे ऑल्सो वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेरेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, याद रखिएगा। प्लस ट्रांसफॉर्मर्स भी। तो ट्रांसफॉर्मर्स का तो यहाँ पे पूछा गया है। अच्छा, फेरेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहता है क्या? वो कहता है कि चेंज इन फ्लक्स जो है ना, चेंज इन फ्लक्स जो है वो ईएमएफ इंड्यूस करेगा। वो क्या करेगा? वो ईएमएफ इंड्यूस करेगा। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, वो इंड्यूस करंट जो है ना वो साथ जो है वो प्रोड्यूस करेगा। ईएमएफ इंड्यूस होने से करंट भी इंड्यूस होगा, करंट जो है वो फ्लो करना स्टार्ट करेगा। मोटर्स के अंदर क्या हो रहा होता है मैं बता देता हूँ, ताकि और कॉन्सेप्ट जो है ना साथ साथ शॉर्ट टाइम में क्लियर हो जाए। तो मोटर्स के अंदर जो है ना, आप मैकेनिकल एनर्जी को आउटपुट के ऊपर आ रही होती है आपके पास, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही होती है मैकेनिकल के अंदर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ना मैकेनिकल में कन्वर्ट होती है। जनरेटर के अंदर क्या होता है कि उसमें उल्टा काम हो रहा होता है। तो जनरेटर के अंदर मैकेनिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। ट्रांसफार्मर जो है ना वो वोल्टेज की वैल्यू को स्टेप अप, वोल्टेज की वैल्यू को स्टेप अप या स्टेप डाउन कर रहे होते हैं। तो वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे होते हैं। तो स्टेप अप और स्टेप डाउन के लिए कंडीशन देख लो। स्टेप अप के अंदर क्या होगा कि नंबर ऑफ टर्न्स अगर सेकेंडरी कॉइल के ज़्यादा हैं और प्राइमरी के कम है, तो क्या होगा कि सेकेंडरी वोल्टेज ज़्यादा होगी, प्राइमरी वोल्टेज कम होगी। अगर नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी वोल्टेज के ज़्यादा हैं, सेकेंडरी के कम है, तो क्या होगा? फिर प्राइमरी वोल्टेज ज़्यादा होगी और सेकेंडरी वोल्टेज भी जो है ना, सेकेंडरी वोल्टेज जो है ना वो क्या हो जाएगी? वो कम हो जाएगी। ठीक है। तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की है, ये स्टेप डाउन के लिए है, क्योंकि उसमें इनपुट वोल्टेज यानी प्राइमरी ज़्यादा है। और ये जो है ना ये स्टेप अप के लिए कंडीशन है।
ये कंडीशन देख लें, ये रेलेवेंट है, प्रीवियस एग्जाम्स में आई हुई है, रिसेंटली दोबारा आ सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइंड एज। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा ट्रिकी करके पेपर में आया हुआ था, है तो ये भी पास पेपर का क्वेश्चन। एक तो जो है ना इसका यूनिट पूछा जाता रहा है बहुत दफा। सेकेंडली ये पूछा हुआ था कि वो कौन सा फॉर्मूला है जो कि फोर्स और चार्ज को आपस में रिलेट कर रहा होता है। तो उसने यहाँ पे ये दिया हुआ था एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई दिया हुआ था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज होती है, और स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड बता रही होती है। क्या बता रही होती है, स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड बता रही होती है कि किसी भी जगह पे जो फील्ड की स्ट्रेंथ है वो कितनी ज़्यादा है, फील्ड कितनी स्ट्रॉन्गर है, या फील्ड जो है वो कितनी ज़्यादा वीकर है। ठीक है, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज होती है ये। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज एफ बाई क्यू जो है ना, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। अच्छा, इसी से रेलेवेंट ये सवाल आया हुआ है कि जी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट कहाँ से होती हैं और एंड कहाँ पे होती हैं। तो ओरिजिनेट करती हैं पॉजिटिव चार्ज से और एंड करती हैं नेगेटिव चार्ज के ऊपर। मैं इसको रीड्रॉ कर लेता हूँ। तो दे स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड दे एंड ऑन द नेगेटिव चार्ज। तो प्लस चार्ज से स्टार्ट होती हैं, नेगेटिव चार्ज के ऊपर जो है ना वो ये जाकर क्या हो जाती हैं, एंड हो जाती हैं। तो पॉजिटिव से आउटवर्ड, नेगेटिव से इनवर्ड होती हैं, ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं। फिर इससे रेलेवेंट एक और क्वेश्चन था कि वाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट क्रॉस ईच अदर। ठीक है, वाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। तो आगे एमसीक्यू की चॉइस था। देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ना वो डायरेक्शन बता रही होती है फील्ड की, वो डायरेक्शन बता रही होती है किसकी, फील्ड की। तो अगर आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को क्रॉस करेगी तो उसका मतलब है इस पॉइंट के ऊपर तो दो डायरेक्शन हैं, किस तरफ और एक किस तरफ। तो ऐसा नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड की एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन होती है। तो ये वजह है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करते हैं तो हम कभी भी उनको इंटरसेक्ट नहीं करते। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि ये इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एमसीक्यू में आ जाता है क्वेश्चन, तो आपको ये पता होना चाहिए रीजन। कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन चार्जेस आर मूविंग फास्ट, चार्जेस आर स्टेशनरी। देखो, कूलम्स लॉ जो है ना वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बता रहा होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब ही है कि चार्जेस एट रेस्ट, सो द चार्जेस आर एट रेस्ट, दे आर द चार्जेस आर एट रेस्ट, एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर का स्केयर है। लिमिटेशन क्या है ओम्स लॉ की, ओम्स लॉ की लिमिटेशंस क्या है, वो ओमिक डिवाइसेस वो होती हैं कि जिनके बीच में करंट और अगर आप वोल्टेज को ड्रॉ करते हो ग्राफ तो उनका स्ट्रेट लाइन होता है। नॉन ओमिक डिवाइसेस जो होती हैं वो इस ग्राफ को फॉलो नहीं करती। यानी बेसिक कंडीशन ये है कि मैं लिमिटेशन बता देता हूँ या कंडीशन बता देता हूँ ओम्स लॉ की, ये है कि आपका टेम्परेचर चेंज ना हो कंडक्टर का जिसपे ओम्स लॉ अप्लाई हो रहा है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहे और फिजिकल स्टेट जो है ना वो चेंज ना हो कंडक्टर की। तो फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर शुड नॉट चेंज, तो फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर मस्ट नॉट चेंज। तो फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर भी जो है ना वो चेंज नहीं होनी चाहिए। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए और फिजिकल स्टेट जो है ना वो कंडक्टर की वो चेंज ना हो। तो ये दो कंडीशंस हैं, किसकी कंडीशन है, ये ओम्स लॉ की जो है ना वो कंडीशंस है। वी इज इक्वल टू आई आर जो है। और जो डिवाइसेज ओम लॉ को फॉलो करती हैं वो ओमिक कहलाती हैं, और जो डिवाइसेज ओम लॉ को फॉलो नहीं करती हैं वो नॉन ओमिक डिवाइसेज जो है ना वो कहलाती हैं। ठीक है, तो नॉट वैलिड फॉर नॉन ओमिक डिवाइस। नॉन ओमिक कब है कि जब वो इन दोनों कंडीशन को क्या करेगा, वायलेट करेगा। लेंज़ लॉ डील्स विद रेजिस्टेंस, नो, डील्स विद मैग्नेटिक फ्लक्स, सॉर्ट ऑफ, लेकिन ज्यादा बेहतर आंसर बनता है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। लेंज़ लॉ ये कहता है कि कॉज जो है ना, इफेक्ट जो है वो हमेशा अपने कॉज को क्या करेगा, अपोज करेगा। कॉज को हमेशा क्या करेगा, अपोज करेगा। तो लेंज़ लॉ की स्टेटमेंट ये है कि लेंज़ लॉ की और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सपोर्ट करता है। वो कहता है कि इंड्यूस करंट जो होगा उसकी डायरेक्शन ऐसी होती है, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इस तरह से होती है कि इंड्यूस करंट जो है वो क्या करता है, वो उस डायरेक्शन को अपोज कर रहा होता है, उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को अपोज कर रहा होता है कि जिसने उसको प्रोड्यूस किया हुआ है। तो जब करंट जो है ना वो इंड्यूस होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू, तो नए पैदा होने वाली यानी इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी कि वो उस मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा जिसने उसको प्रोड्यूस किया है। यानी फॉर एग्जाम्पल, अगर मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो क्लॉकवाइज है, उसकी मूवमेंट जो है वो क्लॉकवाइज है फ्लक्स की, तो इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज होगी, वो उसको अपोज करेगा। रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन लेंथ, एरिया, टेम्परेचर, ऑल ऑफ दीज। यस, तो रेजिस्टेंस जो है ना इन तमाम चीजों के ऊपर जो है ना वो डिपेंड करता है। आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए है। एल लेंथ है, तो लेंथ ज्यादा होने से रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। एरिया ज्यादा होने से रेजिस्टेंस जो है ना वो कम होगी क्योंकि उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और रेजिस्टिविटी जो होती है वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। कॉपर की ओर होगी, सिल्वर की ओर होगी, गोल्ड की ओर होगी, डिफरेंट मेटल्स की डिफरेंट होगी रेजिस्टिविटी।
एंड टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है कि आपकी रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होती है। रीजन उसकी क्या है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो मॉलिक्यूल्स की वो इंक्रीज होती है, और काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज होने से जो उनकी कोलिजन्स हैं वो इंक्रीज होती हैं। जब उनकी कोलिजन्स जो है वो इंक्रीज होती हैं तो रेट ऑफ कोलिजन जब इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगी, वो ज्यादा होगी। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल इंक्रीजेज। अभी मैंने ऊपर बता दिया ऑलरेडी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है, काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज करने से कोलिजन इंक्रीज करती हैं, और कोलिजन्स के इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस जो है, जो अपोजिंग फोर्स जो है वो आपकी क्या करती है, वो इंक्रीज करती है। आगे चल रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है। द लॉ स्टेटिंग अ बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट अनलेस एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स इज नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। देखिए लॉ ऑफ इनर्शिया जो है ना, इनर्शिया बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपनी चेंज इन स्टेट को रेजिस्ट करता है। चेंज इन स्टेट को जो है ना वो रेजिस्ट करता है। अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो उसको मोशन में नहीं जाने देता, अगर बॉडी मोशन में है और हम उसको स्टॉप करना चाहते हैं तो वो उसको स्टॉप होने नहीं देता। तो दिस इज नोन एज, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज इनर्शिया। सो दिस इज द लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है जी, तो ये बात आपने याद रखनी है। सो तो मैथ जितना ज्यादा होगा आपका इनर्शिया भी ज्यादा होगा, और जो बॉडी जो है वो उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड करेगी अपनी चेंज इन स्टेट के अंदर। इफ अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी बट वर्क डन इज जीरो द कंडीशन मीन्स। अगर एक फोर्स जो है ना वो बॉडी के ऊपर ऐड करती है और वर्क डन जीरो है तो क्या हो सकता है, या तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है, यस कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जीरो है, भाई वर्क एक्ट हुआ है, और वर्क के ऐड करने से क्या हुआ है कि बॉडी मूव ही नहीं हुई। ठीक है, नहीं उल्टा बोल गया ना मैं, फोर्स एक्ट हुई है। एक सेकेंड है, तो अगर डिस्प्लेसमेंट डी जो है वो जीरो है लेकिन फोर्स ऐड कर रही है तो वर्क डन फिर भी जीरो होगा, क्योंकि वर्क डन क्या होता है, दैट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ डी कॉज ऑफ थीटा। सो एक वॉल है, लेट से एक बड़ी स्ट्रांग वॉल है, और उसके ऊपर आप कोई फोर्स लगाते हैं, एक आदमी जो है ना उस वॉल को पुश कर रहा है, एफ तो है लेकिन यहाँ पे डी तो नहीं है, डी जीरो है। जब डी जीरो है तो तब भी वर्क डन क्या क्या हो जाएगा, आपके पास जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो वर्ड डन जो है ना वो आपके पास जीरो हो जाएगा। तो ये कंडीशन तो है, लेकिन कभी भी आंसर क्विकली मार्क नहीं करते, बाकी कंडीशन को देखते हैं। फोर जीरो है, फोर्स ही नहीं लगी वर्ड डन, तो फिर तो वर्ड डन का सवाल ही नहीं पैदा होता ना। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है तब भी वर्ड डन जो है वो जीरो है, क्योंकि एफ डी कॉज ऑफ थीटा है, फोर्स भी थी डिस्प्लेसमेंट भी था, लेकिन उन दोनों के बीच में एंगल जो था वो 90 डिग्री था। तो वर्ड डन जो है वो क्या आ जाएगा, वो जीरो आ जाएगा। तो मैंने आपको प्रीवियस मॉक्स के अंदर, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर या प्रीवियस मैराथन के अंदर भी एक एक क्वेश्चन करवाया हुआ है, और वो क्वेश्चन भी पास पेपर का, कि भाई एक बकेट है और एक बकेट को एक आदमी जो है ना वो उसने उठाया हुआ है और वो उसको उठाकर आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो वर्ड डन क्या होगा, बकेट के ऊपर। तो वर्ड डन बकेट के ऊपर जो है वो जीरो होगा। उसकी रीजन ये है कि जो फोर्स बकेट के ऊपर लग रही है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, और जिस आदमी ने इस बकेट को उठाया हुआ है वो मूव कर रहा है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। जब एंगल 90 डिग्री है तो वर्ड डन क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। तो वर्ड डन जो है वो जीरो हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन चार्ज ओनली, एरिया ओनली, एंगल ओनली। चार्ज, एरिया एंड एंगल तीनों के ऊपर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ना, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए कॉज ऑफ थीटा होता है। तो फ्लक्स जो है वो ई डॉट ए कॉज ऑफ थीटा के जो है वो इक्वल होता है। तो फ्लक्स की ये वैल्यू होती है। एंगल पे भी डिपेंड करता है, एरिया पे भी डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर भी डिपेंड करता है। तो चार्ज, एरिया, एंगल सब के ऊपर ये डिपेंड कर रहा होता है। तो यूनिट ऑफ पावर क्या है, पावर का यूनिट जो है वो वॉट है। पावर क्या बताता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क बताता है, या एनर्जी पर यूनिट टाइम बताता है। ठीक है, कि कितनी कंज्यूम हुई है, वर्क डन पर यूनिट टाइम बताता है। इन कंडक्शन हीट ट्रांसफर टू, अच्छा ये कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके टेस्ट के लिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कंडक्शन का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये मैं पहले बताता हूँ। कंडक्शन के अंदर जो हीट ट्रांसफर होती है उसमें मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट तो होती है, लेकिन मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को एनर्जी जो है ना वो ट्रांसफर कर रहे होते हैं। एक दूसरे को एनर्जी जो है वो ट्रांसफर कर रहे होते हैं। एक मॉलिक्यूल अपने साथ वाले को, नेबरिंग मॉलिक्यूल को, वो उसके नेबरिंग को, वो उसके नेबरिंग को, उसके नेबरिंग को। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट ये चीज कहलाता है कि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, एक मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ी, उसने अपनी एनर्जी साथ वाले को ट्रांसफर की, उसने नेक्स्ट को ट्रांसफर किस तरीके से। तो कंडक्शन यूं वर्क करता है। कन्वेक्शन के अंदर मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है। कन्वेक्शन के अंदर क्या होती है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है। ये जो काम है ये कन्वेक्शन के अंदर होगा, कि वो मॉलिक्यूल के जिनका टेम्परेचर ज्यादा था वो मूव कर जाएंगे उस पॉइंट पे जहां पे टेम्परेचर जो है वो कम है, और जिनका टेम्परेचर कम था वो वहां मूव कर जाएंगे जहां पे टेम्परेचर ज्यादा है, ताकि बाद में सबका जो टेम्परेचर है वो सेम हो जाए। और रेडिएशन के अंदर तो एनर्जी जो फ्लो करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स करती है, इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स करती है। जैसे हीटर से एनर्जी आ रही है, कहीं पे आग लगाई हुई है और उससे हमें हीट हीट जो है वो हीट एनर्जी जो है वो मिल रही है हमें, हम तक हीट आ रही है। नो डाउट अगर उसके ऊपर आप एक पॉट को रखोगे तो पॉट का जो लोअर पार्ट है वो हीट अप होगा, वो मॉलिक्यूल्स अपनी एनर्जी जो है फिर वो आगे ट्रांसफर करेंगे।
तो इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? इलास्टिक कोलिजन के अंदर सिर्फ मोमेंटम कंजर्व रहता है? नहीं, इसमें मोमेंटम और एनर्जी दोनों जो है ना वो कंजर्व रहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये तो कॉन्स्टेंटली रिपीट होता आ रहा है पिछले सीबीटीज के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। वर्क डन जीरो होगा कब? जब डिस्प्लेसमेंट जीरो है, फोर्स जीरो है। तो ये इसमें तीनों कंडीशन हैं। ये एग्जैक्ट एमसीक्यू सीबीटी के अंदर से आया हुआ है। तो उसमें यूं लिखा हुआ था फोर्स, तो ये परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट जीरो है, फोर्स जीरो है, या फोर्स डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर, तो ऑल ऑफ दीज होगा। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट पूछा हुआ मोमेंटम का। मोमेंटम जो होता है वो मैथमेटिकली इज पी इज इक्वल टू एम इंटू वी। एंड ये क्या बता रहा होता है? ये क्वांटिटी ऑफ मोशन बता रहा होता है। ये क्या बता रहा है? ये क्वांटिटी ऑफ मोशन बता रहा है। तो क्वांटिटी ऑफ मोशन जो है ना ये बता रहा है मोमेंटम। ठीक है। तो मैस का यूनिट केजी, वेलोसिटी का आ जाएगा मीटर पर सेकंड, तो केजी मीटर पर सेकंड आ जाएगा इसका यूनिट। ठीक है। तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा? केजी मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब यहां पर इसने क्या किया हुआ है कि इसको न्यूटन की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो न्यूटन जो होता है ना वो होता है वो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो उसने सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट की हुई है। तो केजी भी है, मीटर भी है, हमें एस माइनस टू चाहिए। जब एस माइनस टू चाहिए तो एक एस माइनस वन से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और एक एस माइनस वन से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज जो है ना, ये सारी की सारी चीज केजी मीटर पर सेकंड माइनस वन, ये क्या बन जाएगा हमारे पास? ये सारे का सारा हमारे पास बन जाएगा, ये हमारे पास न्यूटन बन जाएगा, क्योंकि केजी मीटर पर सेकंड हो गया। एस माइनस वन ऊपर चला जाएगा तो एस हो जाएगा। ठीक है जी। इज वैलिड अप टू, हुक्स लॉ जो है ना वो वैलिड किस पे है? तो हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू यील्ड पॉइंट, इलास्टिक लिमिट। देखो इलास्टिक लिमिट जब बॉडी की एक्सीड हो जाती है तो वापस अपनी फॉर्म में नहीं आ सकता। तो हुक्स लॉ जो है ना वो फिर वैलिड नहीं रहता। हुक्स लॉ ये कहता है कि द ग्रेटर इज द फोर्स, द ग्रेटर इज द चेंज इन लेंथ। ठीक है। तो हुक्स लॉ इन शॉर्ट जो है ना वो आपको ये कहता है कि जो चेंज आएगा किसी भी बॉडी के अंदर, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, एफ इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। द ग्रेटर द फोर्स द ग्रेटर इज द चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। द ग्रेटर द डिस्प्लेसमेंट या चेंज, और के जो है यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट है। और नेगेटिव साइन ये बता रहा होता है इसके अंदर कि डायरेक्शन जो है ना वो ऑपोजिट है। जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे होते हैं स्प्रिंग वापस जा रहा होता है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होता है। तो नेगेटिव साइन यहाँ पर ये चीज जो है ना वो ये बता रहा है। नंबर 27 से अब हमने स्टार्ट लेने ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में है कि ब्राउनियन मोशन अकर्स ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस, रैंडम मॉलिक्यूलर मोशन। देखो ब्राउनियन मोशन जो है ना वो रैंडम मॉलिक्यूलर मोशन की वजह से होता है कि मॉलिक्यूल जो है वो रैंडमली मूव करते हैं एंड इन ऑल डायरेक्शन जो है ना मूव करते हैं इन द केस ऑफ फ्लूइड्स। तो दिस इज ब्राउनियन मोशन। बॉयंट फोर्स इक्वल्स टू, सो बॉयंट फोर्स जो होती है दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। सो बॉयंट फोर्स क्या है कि जब एक बॉडी एक वाटर के सरफेस के ऊपर आती है, तो एक बॉडी के वाटर के सरफेस के ऊपर आने से क्या होता है ये कब तक कि वो आ रही इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर को जो है ना वो क्या करती है? डिस्प्लेस करती है। तो है? अगर तो इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर जो है ना वो उसका है दैट इज इक्वल टू इट्स, इज इक्वल टू इट्स, आप क्या कह सकते हो कि जितना उसने वाटर का वेट डिस्प्लेस किया उसके इक्वल होगा, तो वो क्या करेगा? वो जो है ना वो करेगा, क्या कहते हैं, वो जो है इसको करेगा, फ्लो उस पर फ्लोट करेगा। अदरवाइज वो क्या करेगा? वो सिंक करेगा। तो अगर वेट ज्यादा है डिस्प्लेस फ्लूइड के वेट से, तो वो क्या हो जाएगा? वो नीचे चला जाएगा, सिंक कर जाएगा। ठीक है। और अगर ये क्या हो जाएगा कि अगर आपका वेट और आपका डिस्प्लेस फ्लूइड का जो वेट है वो इक्वल है, यानी बॉडी का वेट और डिस्प्लेस फ्लूइड का जो वेट है वो इक्वल है, तो क्या हो जाएगा आपके पास कि वो बॉडी जो है ना वो वहां पर क्या करेगी? वो बॉडी जो है वहां पर फ्लोट करेगी। बॉडी जो है ना वहां पर फ्लोट करेगी। टर्मिनल वेलोसिटी अकर्स व्हेन, टर्मिनल वेलोसिटी कब होती है? तो टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो वेट इज इक्वल टू अप थ्रस्ट होता है, वेट इज इक्वल टू ड्रैग होता है, वेट इज इक्वल टू ड्रैग प्लस अप थ्रस्ट होता है। एंड ऑप्शन डी देख लेते हैं कि वो क्या है, कि ड्रैग जो है इक्वल टू जीरो होता है। तो मैंने अभी आपको ऊपर एग्जांपल दिया था कि जब बॉडी का वेट और ड्रैग फोर्स इक्वल होती है तो हमें वो ऐसे लगता है कि सस्पेंडेड है, वो रुके हुए हैं। तो टर्मिनल वेलोसिटी तो तब होगी ना कि वेट प्लस ड्रैग प्लस अप थ्रस्ट है, तो ही वी टी जो है ना वो टर्मिनल वेलोसिटी होती है। और इसका ताल्लुक भी फ्लूइड मोशन के साथ ही है। स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है, यूनिट ऑफ एन के इक्वल होता है, यूनिट ऑफ डब्ल्यू के इक्वल होता है, यूनिट ऑफ जे यानी जाउल के इक्वल होता है। देखिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है ना दैट इज द रेशो बिटवीन फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय फ्रिक्शन नॉर्मल। तो जब दो क्वांटिटीज सेम क्वांटिटीज के बीच में फ्रिक में रेशो ली जा रही होती है,
जब आप दो सेम क्वांटिटीज के बीच में रेशो लेंगे तो उनके यूनिट्स तो कैंसिल हो जाएंगे। रेशो तो क्या होती है, सेम सेम यूनिट्स की क्वांटिटीज के बीच में होती है ना। मगर मैं कहता हूँ कि 2 kg राइस की मैं रेशो ले रहा हूँ 4 kg वीट के साथ, तो इनकी रेशो में केजी तो कैंसिल हो जाएंगे, 2/4 1/2 आ जाएगा, तो 1:2 हो जाएगा। 1:2 में कोई यूनिट नहीं है, जब यूनिट नहीं है तो जब यूनिट नहीं होगा तो डायमेंशन भी नहीं होगी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी ना भाई, यूनिट से ही डायमेंशन आती हैं। Centripetal force is directed towards. Centripetal force is the force which is responsible for keeping a body moving in a circular path. So अगर एक बॉडी जो है ना वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ना वो इनवर्ड ऐड करती है, सर्कल के इनवर्ड जो है ना वो ऐड करती है, सर्कल के सेंटर की तरफ जो है ना वो ऐड करती है, तो इनवर्ड ऐड करती है। तो सर्कल के सेंटर की तरफ जो है वो ऐड करती है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल इनवर्ड होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स को आप रिप्रेजेंट करते हो Fc इज इक्वल टू बाय आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, mv² बाय आर से रिप्रेजेंट करते हैं। सो F=mc²/mv²/r। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होती है, दैट इज इक्वल टू v²/r। भैया के पेपर में, एनटीएस के पेपर में भी इवन ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालने का भी आपको कह देते हैं, रेडियस गिवन होता है सर्कल का, वेलोसिटी गिवन होती है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की एक ऑपोजिट फोर्स होती है, अपोजिंग फोर्स होती है जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होती है बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन होती है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है। एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय -mv²/r, और वो किस तरफ होती है, वो आउटवर्ड होती है। तो सेंट्रीफ्यूगल जो है ना, वो सेंट्रीफ्यूगल जो है वो आउटवर्ड होती है। तो सेंट्रीफ्यूगल जो है ना वो क्या है, वो आउटवर्ड होती है, जबकि जो सेंट्रीपिटल है वो इनवर्ड होती है। एस्केप वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन, एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी है कि जिस वेलोसिटी से अगर एक बॉडी मूव करेगी तो ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर चली जाएगी। ठीक है, तो सच अ वेलोसिटी इज नोन एज एस्केप वेलोसिटी। इस वेलोसिटी को हम जो है ना वो क्या नाम देते हैं, वो एस्केप वेलोसिटी का नाम देते हैं। अर्थ के लिए जो एस्केप वेलोसिटी दैट इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। एंड जो मैथमेटिकल फॉर्म है इसकी वो है v=√2gm/r, √2gm/r के इक्वल है। ठीक है जी, √2gm/r के इक्वल है। तो ये मैथ के ऊपर डिपेंड करता है, रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैथ प्लस रेडियस ऑफ द प्लैनेट, यानी अर्थ के केस में अर्थ, और अगर किसी और प्लैनेट के लिए अगर आप इसके वेलोसिटी फाइंड आउट करें तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ग्रेविटेशन फोर्स वेरीज विद, अब न्यूटन का जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वो क्या कहता है, F=g m1 m2/r का स्केयर। यानी दो बॉडीज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये स्केयर ऑफ द डिस्टेंस के, तो वेरी करती है 1/r स्केयर के, तो वो इनवर्सली में ही आ गया। इफ mass is doubled and velocity is doubled, the kinetic energy becomes, तो kinetic energy क्या होती है, kinetic energy is given by 1/2 mv²। अब आप अगर इसमें kinetic energy में mass को डबल कर लेते हो, 2m कर लेते हो, और velocity को भी अगर आप डबल कर लेते हो, velocity को अगर आप 2v कर लेते हो तो 2v का ये स्केयर हो जाएगा। सो दिस विल बिकम 1/2 2m, 2 का स्केयर 4 हो जाएगा, 4v² आ जाएगा। तो यह आ जाएगा 1/2 mv² और साथ में 8 का फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये तो काइनेटिक एनर्जी है ना ओरिजिनल। तो 8 × ke हो जाएगा, तो 8 टाइम्स हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी अगर आप मास को डबल कर देते हैं और वेलोसिटी को भी डबल कर देते हैं। 2 kg मास इज मूविंग, अब 2 kg मास इज मूविंग विद 3 मीटर पर सेकेंड। सो एक बॉडी है जिसका मास 2 kg है, मूव कर रही है वो 3 मीटर पर सेकेंड के साथ, तो उसका मोमेंटम क्या होगा, P=mv होगा। सो P=m × v होगा। सो m mass is 2 kg एंड velocity here is 3। सो यूनिट इसका हमारे पास आ जाएगा 6 न्यूटन सेकंड, भी जो हमने भी ऊपर यूज किया। उसके अलावा मैथ यूनिट क्योंकि केजी है और इसका यूनिट मीटर पर सेकंड है, सो इट विल बी रिटन एज 6 kg मीटर पर सेकंड। तो 6 kg मीटर पर सेकंड जो है ना, ये इसका मोमेंटम जो है वो आ जाएगा हमारे पास। 4 ओम की रेजिस्टेंस है, 12 वोल्ट जो है ना वो उसके क्रॉस है, तो करंट क्या होगा। देखें ओम्स लॉ क्या कहता है, V=IR है, आई क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा। वोल्टेज जो है वो 12 है और रेजिस्टेंस जो है वो 4 है, तो ये आ जाएगा 3 एम्पियर्स का करंट। तो करंट की वैल्यू जो है ना वो यहाँ पर क्या आ जाएगी, वो 3 एम्पियर्स आ जाएगी। तो करंट की वैल्यू जो है ना वो यहाँ पर 3 एम्पियर्स आ जाएगी। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन इससे रेलेवेंट आया हुआ है, ऊपर मैंने कैपेसिटेंस वाला तो क्वेश्चन करवाया, लेकिन एक और रेलेवेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हम इस वन शॉट लेक्चर के अंदर हम चीज़ों को रिवाइज कर रहे हैं फिजिक्स के पोर्शन के लिए स्पेसिफिकली। तो इसमें देखें, अगर हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन है ना है रेजिस्टेंसेस का,
तो सीरीज कॉम्बिनेशन की जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है उसके लिए सिंपली आप क्या करते हो, रेजिस्टेंसेस को आप ऐड कर देते हो। तो रेजिस्टेंसेस जो है ना वो ऐड हो जाती है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, सिंपली जो है ना वो ऐड हो जाती है तो R इक्विवेलेंट आ जाती है। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है हमारे पास। पैरेलल के केस में क्या होता है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है दैट इज गिवन बाय द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज गिवन बाय 1/R equivalent is given by 1/R1 plus 1/R2 up till 1/Rn, up till 1/Rn आ जाएगा ये। तो ये R1, ये R2, ये R3, जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है ना वो हम निकालेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है ना वो 1/R1, 1/R2, 1/Rn की इक्वल आएगी। अब पास पेपर में जो ट्रिक करने के लिए क्वेश्चन था वो ये था कि जब पैरेलल के अंदर रेजिस्टेंसेस कंबाइंड होती हैं, तो जब पैरेलल के अंदर, एक मिनट में ऑटोमेटिक शेप्स को बंद करूं, राइटिंग में इशू आ रहा है मुझे। सो पैरेलल, पैरेलल जब रेजिस्टेंसेस जो है ना वो कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड होती हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड होती हैं, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है वो किसके इक्वल होती है। तो वहां पे फॉर्मूला नहीं पूछा गया था, बल्कि स्टेटमेंट के अंदर था कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी वो स्मॉलर होगी इवन देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस इन दिस कॉम्बिनेशन। लेट्स से ये 5 ओम की थी, ये 10 ओम की थी, ये 6 ओम की थी, पैरेलल में लगी हुई है। जब आप इसका आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू होगी वो स्मॉलर रेजिस्टेंस से भी छोटी होगी। तो ये क्वेश्चन जो है वो पास पेपर का क्वेश्चन है, दोबारा जो है ना वो रिपीट किया जा सकता है। अच्छा, कैपेसिटर्स के केस में ना कॉम्बिनेशन जो है वो उल्टे होते हैं। अगर कैपेसिटर्स को आप पैरेलल में लगाओगे तो फिर उनके लिए, पैरेलल कैपेसिटर्स के लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो पैरेलल कैपेसिटर आ जाएगा सी इक्विवेलेंट C1 प्लस C2 अप टिल Cn। ठीक है, सीरीज कैपेसिटर आ जाएगा 1/C इक्विवेलेंट 1/C1 अप टिल 1/Cn। तो अप टिल 1/Cn चलेगा। The orbital speed of the velocity of the satellite depends upon the orbital speed. Sorry, that was slip of tongue. The orbital speed of the satellite depends upon. तो जो ऑर्बिटल स्पीड है सैटेलाइट की वो किस चीज के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। ठीक है, तो सैटेलाइट क्या होती है, सैटेलाइट उस बॉडी को कहते हैं कि जो कि ऑर्बिट करती है किसी चीज को। अब अर्थ की जो नेचुरल सैटेलाइट है वो मून है। ठीक है, अर्थ की जो नेचुरल सैटेलाइट है वो क्या है, वो मून है, क्योंकि वो अर्थ को क्या कर रही है, वो अर्थ को जो है वो सर्कल कर रही है। अब यहां पर क्वेश्चन ये है कि ऑर्बिटल स्पीड, स्पीड जो होती है वो सैटेलाइट की किस चीज पर डिपेंड करती है, डिपेंड करती है, वो उसका फॉर्मूला होता है √Gm/r। तो वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के ऊपर, मैस के ऊपर, रेडियस के ऊपर डिपेंडेंट है कि किस पॉइंट के ऊपर जाकर ना वो जो है वो कितना डिस्टेंस के ऊपर जाके उस प्लेनेट से वो क्या करेगी, वो अपना रेवोल्यूशन जो है वो स्टार्ट करेगी। ये जो आर है ना बेसिकली ये रेडियस ऑफ अर्थ प्लस वो हाइट जो कि उसने अटेन की है। अगर मैं लेट से एक प्लैनेट ड्रॉ करता हूँ और ये एक सैटेलाइट यहाँ पर है उसके यहाँ पर, तो जिस, तो ये जो आर होगा ये हमारे पास इक्वल होगा आर इक्विवेलेंट के, यानी आर इक्विवेलेंट में आर ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ के प्लस आपके पास आर के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये इसके इक्वल जो है वो आता है। तो इसलिए हम लोग जो है ना वो इसको कहेंगे कि मैस ऑफ अर्थ को जो ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। सो मैस ऑफ अर्थ के ऊपर जो है ये इसकी डिपेंडेंसी है। तो मैस ऑफ अर्थ या मैस जिस भी, क्योंकि ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सेटेलाइट है ना वो अर्थ को क्या कर रही है, अर्थ को ऑर्बिट कर रही है। सेंट्रीपिटल एक्सलेशन इज गिवन बाय v² / r। अगेन पास पेपर का क्वेश्चन है, ऑलरेडी ऊपर बता चुका हूँ, कैलकुलेशन भी बता चुका हूँ। वैल्यू ऑफ जी ऑन मून कितनी होती है, वैल्यू ऑफ जी ऑन मून जो है ना वो अर्थ की वैल्यू से 6 टाइम्स कम होती है। तो 10/6 आप ले लें, देखें 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना। ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है जी की वैल्यू। तो जब आप इसको 6 से डिवाइड करते हैं तो ये जो है ना 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, सो 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा ये हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास वेटलेसनेस अकर्स इन। वेटलेसनेस जो है ना वो अकर किस में करती है, जब लिफ्ट रेस्ट पे है
नहीं, जबकि लिफ्ट जो है ना वो क्या कर रही है, फ्री फॉल कर रही है। तो जब लिफ्ट एक फ्री फॉल करेगी तो वो क्या होगा कि इन इट सेल्फ वो जो है ना, क्या हमारे पास बन जाएगा, वो हमारे पास एक सिचुएशन ऐसी बन जाएगी कि वो खुद एक सिस्टम है जो कि फ्रीली फॉलिंग कर रहा है, जो कि फ्री फॉल कर रहा है। तो पर्सन और लिफ्ट दोनों जन्म एक्सलरेट करिए ना डाउनवर्ड एट द सेम रेट। When the person and the lift they are accelerating downwards at the same acceleration, that is 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा हमारे पास, कि जो हमारे पास नेट फोर्स हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी। नेट फोर्स हमारे पास क्या हो जाएगी, वो जीरो हो जाएगी। देखें एफ इज इक्वल टू जो फोर्स है एम ए माइनस एम जी, यानी वेट के इक्वल है। तो जब ए और जी इक्वल हो गए हैं तो ये भी जी आ जाएगा, एम जी माइनस एम जी हो जाएगा। तो नेट फोर्स वहां पर क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो वेटलेसनेस जो है वो वहां पे अकर होगी। तो ये वेटलेसनेस की कंडीशन बनेगी। कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी कैपेसिटेंस बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी है हमारे पास नाइदर। अच्छा, वैसे तो दोनों पे डिपेंड करती है। मैं बता देता हूँ इसका कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्या है। देखो रिएक्टेंस जिस तरीके से रेजिस्टेंस है ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्ज है, सिमिलरली इंडक्टेंस और कैपेसिटर, इंडक्टर और कैपेसिटर जो है, ठीक है ना, वो जो ऑपोजिशन देते हैं टू द फ्लो ऑफ करंट, दैट इज नोन एज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या है, ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन है विच इज गिवन बाय, ऑपोजिशन है विच इज गिवन बाय द कैपेसिटर टू द करंट। तो ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी डिपेंड करती है, कैपेसिटेंस के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो जबकि जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो दैट इज द ऑपोजिशन गिवन बाय द इंडक्टर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 41 है, इसको देख लीजिएगा। एक्स सी और एक्स एल का कॉन्सेप्ट है ये। इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, नो रेजिस्टेंस, नो मैग्नेटिक फ्लक्स। ऊपर बता चुका हूँ ऑलरेडी, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर ये चीज मैंने बताई है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो डिपेंड करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के ऊपर। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का जो यूनिट है वो हमसे पूछा गया है। सो टेस्ला जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट होता है। और वन टेस्ला जो है, वन टेस्ला इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। ठीक हो गया। अच्छा, जबकि वेबर जो है वो यहाँ पे यूनिट यूज हुआ हुआ है। तो वेबर का ये जो यूनिट है, ये वेबर का जो यूनिट है ये किस लिए यूज होता है, या ये इसमें और टेस्ला के बीच में क्या चीज़ कॉमन है, ये भी मैं बता देता हूँ। तो वेबर जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स को बता रहा होता है। ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को बता रहा है, उसकी स्ट्रेंथ को बता रहा है। ठीक है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो फाइव इज इक्वल टू बी इंटू ए आ जाएगा। इसका यूनिट जो है ना ये हमारे पास क्या बन जाएगा, वेबर बन जाएगा हमारे पास। वेबर को जो है वोल्ट सेकंड भी कहा जाता है। वन वेबर जो होता है वोल्ट सेकंड के इक्वल होता है। और टेस्ला और वेबर के बीच में जो रिलेशनशिप है ना वो 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर है। ये याद रखना। तो तीनों चीजें मैंने बता दी। सीरीज सर्किट द करंट, सीरीज सर्किट के अंदर करंट या चार्जेस सेम रहते हैं। सीरीज सर्किट के अंदर जो करंट या चार्जेस जो है ना वो क्या रहते हैं, वो सेम रहते हैं ईच कंपोनेंट के अंदर। जब डिवाइसेस पैरेलल के अंदर कनेक्टेड होती हैं तो पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, वोल्टेज सेम रहती है, और करंट जो है ना वो डिवाइड होता है। करंट जो है वो डिवाइड होता है। पैरेलल सर्किट में वोल्टेज जो है वो क्या होती है, सेम अक्रॉस ईच ब्रांच है, अक्रॉस ईच कंपोनेंट है जो कि पैरेलली कनेक्टेड है, लेकिन करंट जो है वो डिवाइड होगा। ट्रांसफार्मर इंक्रीजेस वोल्टेज, इट इज कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड इन अ सोलेनोइड डिपेंड्स अपॉन करंट, नंबर ऑफ टर्न्स, द लेंथ। देखो मैग्नेटिक फील्ड जो है ना सोलोनोइड की, तो नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड करती है, करंट पे भी डिपेंड करती है। देखते हैं ऑप्शन डी क्या है, यस तो ऑल है। सारे ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट बन रहे हैं यहाँ पे। The energy stored in a capacitor is given by, energy stored in a capacitor is given by हाफ सी वी स्केयर। याद रखिएगा जो एनर्जी कैपेसिटर के अंदर स्टोर होती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ चार्जेस, एंड इंडक्टर की जो एनर्जी होती है दैट इज इन द हाफ एल आई स्केयर। तो यहाँ पे सी कैपेसिटेंस है, एल जो है वो यहाँ पर इंडक्टेंस है, आई यहाँ पे करंट है, यहाँ पे वी जो है वो वोल्टेज है।
A 10 microfarad capacitor has 5 volts across it. The charge will be, देखिए Q is equal to CV is the equation here which will be using. चार्ज जो है वो कैपेसिटेंस और वोल्टेज का प्रोडक्ट होता है, जितना चार्ज स्टोर होगा। तो 10 × 10 माइक्रो है ये, इंटू 5 वोल्ट की वोल्टेज है, तो 50 माइक्रो का चार्ज आ जाएगा मेरे पास। तो 50 माइक्रो का चार्ज बन रहा है मेरे पास। हो सकता है कि एग्जामिनर आपको डिसीव करने के लिए इसको 5 × 10⁻⁻5 कूलम भी लिख सकता था। डिफरेंट सिनेरियोज हैं कि जिसके फॉर्म में जो है ना वो इसको लिखा जा सकता है। ठीक है जी। अच्छा, एक और बात मैं बता दूं कि रिसेंट पास्ट एग्जाम्स के अंदर एक क्वेश्चन ये था कि कैपेसिटेंस को आपने डिफाइन करना है। तो कैपेसिटेंस, पहली बात तो ये ना कि वो चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी है, उनकी चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी है, पहली बात। सेकंड बात ये है कि जब Q इज इक्वल टू सी वी वाली इक्वेशन के ऊपर वापस आते हैं, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी आ जाएगा मेरे पास। C इज इक्वल टू क्यू बाई वी आ जाएगा। जब 1 कूलम का चार्ज हो, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो, तो कैपेसिटेंस हम कहते हैं कि 1 फैरेड की है। तो 1 फैरेड की, फैरेड क्या है? फैरेड यूनिट है कैपेसिटेंस का। इसके बारे में क्वेश्चन भी था पेपर में। तो ये रिसेंट एग्जाम से क्वेश्चन है। तो आप ये देख लो कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो है या वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन जो है ना वो ज़्यादा होती है। ठीक है, डिफरेंट जो आप ये कह सकते हो कि चैप्टर्स बनते हैं, डिफरेंट ब्रांचेस बनती हैं फिजिक्स की, वो सारे का सारा आपका कोर्स है, लेकिन डिफिकल्टी इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है अगर आप इन पास पेपर के क्वेश्चन को देखो। पावर फैक्टर इज कॉस बाई इन। तो पावर फैक्टर जो है ना वो अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स के लिए होता है। अल्टरनेटिंग करंट सर्किट वो होते हैं जिनमें करंट अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा होता है। स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन ग्लास, नो इट्स मैक्सिमम इन एयर। रेयर और मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट जो है वो ज़्यादा होती है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूव्स वेव नेचर ऑफ लाइट, नो। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को बताता है। लाइट की ना डुअल नेचर है, और वो डुअल नेचर क्या है कि लाइट जो है वो कहीं पे एज अ वेव ऐड करती है, कहीं पे वो एज अ पार्टिकल ऐड करती है। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है कि जब एक मटेरियल के ऊपर लाइट पड़ती है, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं, तो ये फिनोमेना जो है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। तो फोटोवोल्टाइक सेल्स के अंदर यही हो रहा होता है ना, पीवी सेल्स होते हैं उनके अंदर यही हो रहा होता है। पीवी सेल्स के अंदर, फोटोवोल्टाइक सेल्स के अंदर यही काम हो रहा होता है आपके पास, जिनको आप सोलर पैनल्स कहते हो। कि जब उन पे लाइट पड़ती है, तो लाइट पड़ने से वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को उनमें से इमिट करता है। चार्जेस जब इमिट होते हैं तो फ्लो ऑफ चार्जेस हमारे पास क्या है, करंट है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पूछ लिया, बहुत आसान है। तो बीच में ना बड़ा इजी क्वेश्चन भी आया हुआ होता है। तो कूलम है इसका यूनिट। हाफ लाइफ डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर, टेम्परेचर, द नेचर ऑफ द एलिमेंट। तो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या करते हैं कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कॉन्स्टेंटली जो है वो अपने अंदर से रेडिएशंस को इमिट कर रहे होते हैं। तो जब रेडिएशन जो है ना वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से कॉन्स्टेंटली इमिट हो रही होती हैं, तो एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। जब एनर्जी जा रही है तो मैस जो है वो उनका खत्म हो रहा है। तो हाफ लाइफ वो टाइम होता है कि कितने टाइम में उनका जो मैस है वो आधा रह गया है, 1/2 रह गया है, हाफ रह गया उनका मैस। तो ये नेचर ऑफ एलिमेंट के ऊपर जो है ना वो डिपेंड करता है। तो नेचर ऑफ एलिमेंट पर डिपेंड करता है। यूरेनियम का एक आइसोटोप का डिफरेंट हाफ लाइफ होगा, दूसरे का डिफरेंट होगा, रेडियम का डिफरेंट होगा, थोरियम का डिफरेंट होगा, सो ऑन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना वो रेशो होती है किसकी, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम जिसकी आप बात कर रहे हो। तो ये रेशो जो है ना ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर कहलाती है। अ वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज एंड अ वेव लेंथ ऑफ 0.2 मीटर, स्पीड विल बी। सो वी इज इक्वल टू एफ लेमडा को हम यूज करेंगे। फ्रीक्वेंसी 50 की है और वेव लेंथ जो है ना वो 0.2 की है, 0.2 की है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स एडवांस दोनों में हमने बहुत सीखा हुआ है कि पॉइंट खत्म होगा, 1 आएगा, पॉइंट के बाद 8 जीरो, जीरो के साथ कैंसिल, 5 2 10 आ जाएगा। तो 10 मीटर पर सेकंड जो है ना वो आ जाएगा। ये फ्रीक्वेंसी डबल द वेव लेंथ बिकम्स, सो वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा है। अगर आप फ्रीक्वेंसी को ट्वाइस कर दोगे तो स्पीड भी तो डबल हो जाएगी ना। ठीक है, और वेव लेंथ क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो स्पीड डबल हो जाएगी लेकिन वेव लेंथ जो है वो क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो पहले क्या था, वी इज इक्वल टू एफ लेमडा था। अब वी की जगह पे ये ट्वाइस हो गया, 2f हो गया। ठीक है, तो नया वेवलेंथ क्या आएगा, दैट इज v/f, v/f डिवाइडेड बाई 2, v/f डिवाइडेड बाई 2। तो ये v के पास आप ले जाएंगे, v के पास आप ले जाएंगे किसको, इस 2 को, नीचे चला जाएगा। तो पहले लेमडा क्या था, वो v/f था। अब लेमडा क्या हो जाएगा, v/2f हो जाएगा।
तो V/2F हो जाएगा। तो ये V/F जो है ना, और साथ में ये 1/2 का फैक्टर आ जाएगा, 1/2 का फैक्टर आ जाएगा। वर्क फंक्शन इज एनर्जी गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन, नो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, इसको आप वर्क फंक्शन कहते हैं। डी ब्रॉगल्स वेवलेंथ इंक्रीजेज व्हेन द मोमेंटम इंक्रीजेज, द मोमेंटम डिक्रीजेज। वैसे तो मोमेंटम डिक्रीज के साथ है, स्पीड इंक्रीजेस या मैस इंक्रीजेस। तो डी ब्रॉगल्स की जो वेवलेंथ है, ठीक है, सो डी ब्रॉगल वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट जो है ना, इसका मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। और डी ब्रॉगल वेवलेंथ का जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि जो वेवलेंथ है ना लैम्डा, ठीक है, डैट इज इक्वल टू द प्लैंक्स कांस्टेंट एच डिवाइडेड बाय द मोमेंटम, और विच कैन बी रिटन एज h/mv। अगर आप क्या करोगे कि वेवलेंथ को, क्वेश्चन क्या है कि वेवलेंथ इंक्रीज करेगी कब, वेवलेंथ इंक्रीज कब करेगी, जब आपका मैस जो है ना वो इंक्रीज करेगा, या वी इंक्रीज करेगा, या ओवरऑल ये मोमेंटम है, मोमेंटम इंक्रीज करेगा। तो देखें मोमेंटम जो है ना वो डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ है। तो ये कहाँ पे पड़ा हुआ है, डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ है। जब ये डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ है, तो डिनोमिनेटर में पड़ा होने का मतलब क्या है कि ये टर्म इंक्रीज होगी, ओवरऑल ये वैल्यू जो है वो, ये अगर फैक्टर बढ़ेगा, ठीक है, तो ये फैक्टर तो डिक्रीज करेगा, और अगर ये फैक्टर कम होगा तो ये फैक्टर इंक्रीज करेगा। तो हम तो ये कहते हैं कि वेवलेंथ बढ़ेगी कब, जब पी की वैल्यू को कम करोगे तो मोमेंटम डिक्रीज करेगा। द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 10⁻⁻19 कूलम है। नेचर की वजह से हम उसके साथ नेगेटिव लगाते हैं। Like, comment, and subscribe.